गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हम ट्रांजिशन मेटल्स के बात कर रहे थे उसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की थी। उसी के कंटिन्यूशन में हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो बात कर रहे थे उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जबकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है उनके अंदर डोमेन्स बने हुए होते हैं। डोमेन्स मीन्स बहुत छोटे छोटे एरिया के अंदर सब्सटेंस जो होता है जो हमारे एटम्स हैं या जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइन अप हो रहे होते हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये डोमेन्स एक दूसरे को अपोज करते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर मटेरियल पे, ये सब डोमेन्स एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं और इनका जो ये अलाइनमेंट है ये लॉक हो जाता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी ये अपना मैग्नेटिज्म शो करते हैं, यानी कि ये मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनके अंदर ये ऐसे छोटे छोटे एरियाज जिनको हम डोमेन्स कहते हैं वो बने हुए होते हैं। एक कलेक्टिव वो देखें इनको कि क्या हमने पढ़ा अभी तक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर अप होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, बेंजीन, और ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स, कंटेन्स एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, क्योंकि हमें पता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी पैरामैग्नेटिज्म शो होगा। एग्जाम्पल आपका O2, कॉपर 2+ एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में अपन इनको देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इनके अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं। कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन जो हमारा वेल नोन एग्जाम्पल है, ये सब इसके अंदर हमारे इसके अंदर आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। सो इनके जो डाइपोल मोमेंट है ये दीज आर अरेंज इन कंपनसेटरी वे, एक दूसरे को कैंसिल करते हुए होते हैं। निकल ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल है। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, इसकी वजह से इनके अंदर कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। आयरन ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आयरन +2 एंड आयरन +3 दोनों स्टेट में है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हमारे को कुछ ना कुछ मिलता है, ज़ीरो नहीं हो पाता है। तो ये जो Fe3O4 है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फेरीमैग्नेटिज्म। नाउ इट्स टाइम टू थिंक व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आप सोचिएगा और इसके बारे में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जो हमने मैग्नेटिक बिहेवियर की अभी बात की, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर में जो हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं उसको एक्चुअली में मेजर कैसे किया जाता है। When a substance is placed in a magnetic field of strength H, the intensity of the magnetic field B in the substance may be greater than or less than H. मीन्स जब हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड H अप्लाई किया तो वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, वो ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो वो जो फील कर रहा है दैट इज़ B, एंड इस इक्वेशन की उससे हम बता सकते हैं कि B इज इक्वल टू H + 4πI, where 4πI is the field induced within the sample and I is the intensity of magnetization. I किस इंटेंसिटी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है उसको शो करती है, एंड दिस इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में उसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है। सो आई इज द मेजर ऑफ कि जो हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म आया है। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय H, उस वाली इक्वेशन को अगर हम H से डिवाइड करते हैं तो B/H इज इक्वल टू 1 + 4πI/H, and it is equal to 1 + 4π kappa1. Here kappa1 is the volume susceptibility. आप जानते हैं I/H जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I थी, उसको अगर हमने जितना फील्ड अप्लाई किया एक्सटर्नल फील्ड उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे को मिलती है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कापा।
तो ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बताती है कि कितना मैग्नेटाइजेशन हमारे उस सब्सटेंस के अंदर हुआ है. सो कापा 1 इज रेडिली कन्वर्टेड इनटू मोलर ससेप्टिबिलिटी chi m, which has units meter cube mole inverse. So chi m is equals to kappa 1 upon rho multiply by m. यानी कि जो हमारी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी थी उसको हम सब्सटेंस की डेंसिटी रो से डिवाइड कर दें और उसके मोलर मास या मोलिकुलर वेट से उसको मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट आवर मोलर ससेप्टिबिलिटी chi m. The permeability, this B upon H is the permeability and it is also known as magnetic moment mu of the medium. So इसको हम जो magnetic moment उसके अंदर इंड्यूस हुआ है उसको हम B upon H की फॉर्म या mu की फॉर्म में दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं permeability of the medium system या magnetic moment mu of the system. मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करने के लिए दो टेक्निक्स है, एक फेराडे टेक्निक एंड गॉयस मैग्नेटिक बैलेंस. आप लोगों के सिलेबस में चूंकि गॉयस मेथड है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे. गॉयस मेथड के अंदर जो गॉयस मैग्नेटिक बैलेंस होती है इसमें दो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक पीसेस होते हैं, मैग्नेट लगाई जाती है और उस मैग्नेट के बीच में हमारा सैंपल लटकाया जाता है और उस सैंपल को जिस धागे से हम लटकाते हैं वो एक साइंटिफिक बैलेंस या वेरी वेल सेंसिटिव बैलेंस से जुड़ा हुआ होता है जो बहुत माइन्यूट वेट चेंजेस को भी मेजर कर लेता है. तो जैसे हम जब हमने सब्सटेंस को इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटकाया, जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ था उस वक्त इसका वेट कुछ नॉर्मल जो वेट होता है वो शो किया जाएगा. जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे तो अगर हमारा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो वो रिपेल होगा और उसका वेट कम हो जाएगा. अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा और उसके वेट इंक्रीज हो जाएगा. तो इस गॉयस मैग्नेटिक बैलेंस की मदद से हम इस वेट चेंज को मेजर करते हैं. इसको और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. Sample may be in the form of liquid or solid powder in the glass tube or in the form of solid rod. जो हम सैंपल लेते हैं वो एक सब्सटेंस की डायरेक्ट रॉड बना के भी डाली जा सकती है. अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उसको एक ग्लास की ट्यूब जिसका कि फ्लैट बॉटम होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है. एक मार्क होता है वहाँ तक हमने उसको फिल किया होता है, या फिर एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है. We measure volume susceptibility kappa 1 from this balance. हम volume susceptibility निकालते हैं. This susceptibility is readily converted into molar susceptibility chi m. जैसा मैंने आपको बताया था कि density and molecular weight अगर पता है तो हम इसको easily convert कर सकते हैं molar susceptibility के अंदर. From this, the magnetic moment mu of the compound can be calculated if the small diamagnetic contribution is ignored. देखिए अभी आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके अंदर डायमैग्नेटिज्म तो होता ही है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उनमें है ही, बट चूंकि डायमैग्नेटिज्म का अमाउंट बहुत कम होता है पैरामैग्नेटिज्म की कंपैरिजन में तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता. बट जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो उसका कुछ पार्ट कैंसिल हुआ है डायमैग्नेटिज्म की वजह से, तो वो हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा. वो कहलाता है हमारा डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन. बट जनरल एप्लीकेशन के लिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है तो हमारे को डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा. सो इसके लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है जो म्यू कैलकुलेट करते हैं हम इससे मोलर ससेप्टिबिलिटी से. सो म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k t chi m अपॉन n म्यू 0 वेयर k इज आवर बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.3805 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है. म्यू 0 इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस 4 pi इंटू 10⁻⁷ h पर मीटर. फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम में किस तरीके से वो लाइंस हमारी पास हो रही थी उसको हम म्यू 0 कहते हैं. T is the absolute temperature and n is the Avogadro number. Thus mu has SI units Joule per Tesla.
So that was mu square. Mu is equals to under root 3k upon n mu 0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट काई एम टी. इसको हमने जस्ट वेरिएबल्स को सेपरेट किया है. k इज़ कांस्टेंट, n इज़ कांस्टेंट, म्यू नॉर्मली हमारी सभी एक्सपेरिमेंट के लिए फिक्स वैल्यू होगी. तो इन फिक्स वैल्यूज़ को हमने अलग करके जब इक्वेशन हमारे पास आती है तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. We know that Bohr magneton mu b is equals to EH upon 4 pi me and its value is 9.273 into 10 raised to the power minus 24 joule per Tesla. यहाँ E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, H इज़ और प्लैंक्स कांस्टेंट एंड m इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं. इनको पुट करने पे हमारे पास बोर मैग्नेटॉन में अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देना चाहते हैं तो वी विल डिवाइड अबव इक्वेशन बाय म्यू बी. So magnetic moment in Bohr magneton will be mu upon mu b, so that will be equal to constant, a constant quantity multiply by under root chi mt. मीन्स किस टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट मेजर कर रहे हैं वो, और chi m उसकी मोलर ससेप्टिबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा. एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 797.5 meter raised to the power 3/2 mole raised to the power half Kelvin raised to the power half. For ions of the metals of the first transition series, the agreement between calculated and observed values is very poor. जो हम बात करते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसके बेसिस पे जो उनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था और जो उनका स्पिन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, उसके लिए फार्मूला नॉर्मली ये होता है. और ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जबकि ऑर्बिटल मोमेंट एंड स्पिन मोमेंट एक दूसरे से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं. इन दैट केस द फार्मूला फॉर म्यू magnetic moment will be equal to under root 4 SS plus 1 plus LL plus 1. Here capital S and capital R टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके टोटल कितना हो रहा है वो है, दैट इज टोटल स्पिन क्वांटम नंबर. एंड L इज द टोटल एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर, मीन्स ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कितना है उसकी बात हो रही है. सो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए होता है जबकि हमारा स्पिन मोमेंट एंड ऑर्बिटल मोमेंट जो है एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता. इस फॉर्मूला को यूज़ करने पर भी जब हम ट्रांजिशन मेटल आयंस के मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो इससे मैच नहीं करते, कम होते हैं. इन दैट केस हम ये मान के चलते हैं कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कैंसिल हो रहा है, केवल स्पिन कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें अपना केवल स्पिन मोमेंटम जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. In that condition, when there is no contribution from orbital motion, this equation reduces to the spin only formula mu is equals to under root 4 SS plus 1 mu b, और it is equal to 2 under root SS plus 1 mu b. यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जूल पर टेस्ला में आता है. एंड ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन म्यू बी वी गेट मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन्स. पहले भी हमने देखा है कि म्यू बी से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास इक्वेशन जो आएगी या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो आएगी वो बोर मैग्नेटॉन में होगी. एंड और फॉर्मूला फॉर दिस विल बी म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 S प्लस 1. यहाँ पर S जैसे मैंने आपको बताया टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होगी, हाफ, इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ. तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन हाफ होगी, और जब हम इसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो S है वो इन स्पिन नंबर्स को ऐड करने पे हमें मिलता है. सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट करें तो हमारा फॉर्मूला होगा म्यू के लिए अंडर रूट n प्लस 2. Here n is the number of unpaired electrons. Now think about this. What is the magnetic moment and how it is generated? इसके बारे में आप हमें सोच के बताइएगा. क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाने में एबल हैं? थैंक यू.